आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज से एक्चुअली हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है सर। दोबारा शुरू कर रहे हैं आपके एग्जाम के लिए, ताकि खूब बढ़िया से प्रिपरेशन हो, पूरा का पूरा पाठ रिवीजन हो और जाकर के एग्जाम में एकदम गर्दा उड़ा के चले आए, ठीक है सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि हमारे हिंदी गोधूली भाग 2 का सबसे फर्स्ट चैप्टर है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जिसके रचयिता कौन है सर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जो हमारे भारत के संविधान निर्माता के रूप में भी जाने जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। मैंने जिस दिन आपको ये पाठ लाइन बाय लाइन पढ़ाया था, उस दिन याद होगा मैंने इस पाठ के हेडिंग का भी मतलब बताया था, श्रम विभाजन यानी काम का बंटवारा, और जाति प्रथा। जाति प्रथा का मतलब होता है सर कि जाति के आधार पर चलना। जब जिस जाति के हैं आप वही काम करेंगे। जैसे अगर आप मान लीजिए लोहार हैं तो केवल आप लोहा पीटेंगे, अगर आप तेली हैं तो केवल तेल बेचेंगे। बात समझिएगा। मतलब अलग अलग जाति को जाति के आधार पर काम दे देना, काम बांट देना। इसी प्रमुख बिंदु पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बहुत ही सरलता से इस चैप्टर में बात की है। किया है ना सर? प्रत्येक चीज हम लोगों ने पढ़ लिया था। आइए शॉर्ट समरी के माध्यम से, और साथ ही साथ वो सारी चीजें इसमें आपको मिलेंगी जो आपके एग्जाम में 100% आ सकती है और आएगा भी, याद रखिएगा, ठीक है सर। वो सारी चीजें अवेलेबल होंगी। और किताब में जितने भी क्वेश्चन आपके दिए गए केवल किताब में, वो सभी के सभी क्वेश्चन का सटीक आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। और अगर ये आंसर आप जाकर के लिखते हैं तो भाई नंबर कोई काट ही नहीं सकता है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपको इनके बारे में पहले से भी बहुत कुछ पता होगा सर। आइए पढ़ते हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ध्यान दीजिएगा एक एक चीज। लेखक कौन है सर? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक चीज और, ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? निबंध। एक बात पे ना हमेशा बहस होती रहती है कि निबंध है कि भाषण है। ध्यान सुनिएगा सर। बहुत लोग बोलते हैं कि भाषण है, बहुत लोग बोलते हैं कि निबंध है। याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भाषण देने के लिए लिखा गया था। ध्यान सुनिएगा सर, लाहौर में। याद रखिएगा, नीचे मैंने इस बात को मेंशन भी किया हुआ है, आपकी किताब में भी है, आपको पता चलेगा। लेकिन ये भाषण नहीं हो पाया, ये भाषण उन्होंने नहीं दे पाए। ध्यान सुनिएगा। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को अपनी किताब में लिख दिया और किताब प्रकाशित हो गया और लोगों के पास पहुंच गया। इसलिए इसको एग्जाम में भाषण टिक न करके निबंध टिक करेंगे, क्योंकि अब ये किसका रूप है? निबंध का रूप है, भाषण नहीं दिया गया है, ठीक है सर। आगे आपको मिलेगा तो बताइएगा। ये टॉपिक मैंने आपको बताया था। ध्यान दीजिएगा। लेखक कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जन्म इनका कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891, महू मध्य प्रदेश। एक दलित परिवार, यानी कि कितनी सारी बातें ली गई हैं, सुनिएगा ध्यान। इनका जन्म मध्य प्रदेश के राज्य में हुआ था और महू जिला था, और एक दलित परिवार में हुआ था। कहां हुआ था सर? दलित परिवार में हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका निधन कब हुआ? दिसंबर 1956, दिल्ली। आपकी किताब में केवल इतना ही दिया है, तो आपके एग्जाम में भी इतना ही पूछेगा, लेकिन रियल डेट याद रखिएगा 3 दिसंबर। कौन दिसंबर? 3 दिसंबर। मन इनके बारे में सर जीनी भी आपको जाननी चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता अभियान में बहुत सारा योगदान इन्होंने दिया है। पूना समझौता याद आ रहा है? आपको पढ़ाया गया है। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच हुआ था 1932। कब हुआ था? 1932। याद तो पहले वाला सर। आगे देखिए, तो बताइए इनका निधन कब हुआ था? 3 दिसंबर 1956। कहां? दिल्ली में। हाँ, शिक्षा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं सर। प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, प्रोत्साहन का मतलब होता है उनको मोटिवेट किए होंगे, उनको कुछ पैसा दिए होंगे, कुछ राशि दिए होंगे, बाबू ये काम करो, तो प्राथमिक शिक्षा तो गांव में ले लो, तू पढ़े लिखे में बड़ा तेज बढ़ो, तू बहुत ज्यादा मेहनती लड़का बढ़ो, तू जा विदेश पढ़ो। तो बड़ौदा नरेश, नरेश माने राजा होता है, ऐसा सुनिएगा, बड़ौदा के राजा उनको प्रोत्साहित किए, तो वो उच्च शिक्षा के लिए कहां चले गए? न्यूयॉर्क, जो कि कहां है? अमेरिका में। और न्यूयॉर्क के बाद फिर कहां चले गए? लंदन, जो कहां पर है सर? इंग्लैंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक संघर्ष इनका क्या रहा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने सामाजिक संघर्ष इनका क्या रहा, सुनिएगा ध्यान से। दलित, अछूत, महिलाओं और मजदूरों के अधिकारों के लिए इन्होंने क्या किया? संघर्ष किया। यानी जितने भी आपको पता है सर, हमारे भारत में छोटी जातियों के प्रति पहले जो समाज था ना, संवेदनशील नहीं था, बड़ी क्रूर था। क्रूर समझ में आ रहा है ना?
एक चलिए, तो हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने दलित यानी छोटी छोटी जातियों के लिए अछूत, जिनसे लोग छुआछूत की भावना रखते थे, देह नहीं छुआते थे, सुनिएगा ध्यान से, उन लोगों के लिए और महिलाओं और मजदूरों के लिए इन्होंने समाज में संघर्ष किया। आगे देखिएगा, यहाँ पर पॉइंट लिखा गया है, मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम क्या है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनको कहा जाता है, सुनिएगा ध्यान से, भारतीय संविधान निर्माता। यहीं पे लिख दिया गया है, भारतीय संविधान निर्माता के रूप में किनको जाना जाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इतिहास मीमांसक। इतिहास मीमांसक का मतलब होता है जो इतिहास के बारे में अच्छी से जानते हो, जो इतिहास की व्याख्या करते हो, उनको इतिहास मीमांसक कहा जाता है। विधिवेता, विधि व्यवस्था के बारे में जिनको जानकारी हो, अर्थात जो कानून व्यवस्था को समझते हो, सुनिएगा ध्यान से। अर्थशास्त्री, आप लोग जानबे करते हैं, शिक्षाविद यानी पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता थे। कौन? हमारे भीमराव अंबेडकर, जिनको मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सब के सब पॉइंट में ऑब्जेक्टिव है। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा ना, तो अब देखिएगा हर एक पॉइंटों को ऑब्जेक्टिव बनाया गया है। आगे लिखा गया है, उनके यहाँ पे दो नहीं सुनिएगा, इनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। अर्थात ये किनसे मोटिवेट होते थे? मोटिवेट कहने का मतलब होता है ये किनसे प्रेरणा लेते थे, देखकर सीखते थे। भीमराव अंबेडकर किनसे? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का नाम भी सर इतिहास में जोड़ा गया है। ये और इनकी पत्नी, याद रखिएगा, मिल करके, सावित्री वही नाम था, सुनिएगा, दोनों पति और पत्नी मिल करके दलितों के लिए संघर्ष किया और उनके अंदर पढ़ाई की जो जिज्ञासा है ना, इन्होंने जगाई थी, याद रखिएगा। कौन कौन? ज्योतिबा फुले। याद, इन पर एक मूवी भी बना हुआ है, फूले मूवी बना हुआ है, फूले मूवी का नाम यही है सर। यहाँ देखिए, प्रमुख रचनाएं आपकी किताब में दिया सर, कोई पूछ सकता है, शुरुआत के 3-4 को याद कर लियो, लास्ट के 2-3 को याद कर लियो, ज्यादातर ऐसे ही पूछता है एग्जाम में। यहाँ देखिएगा कौन कौन है, तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये पूरा एगो रचना है, याद रखिएगा, ठीक है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट, ये एगो रचना है। अधिक बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, ये एगो रचना है। अधिक जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ये एगो रचना है। द अनटचेबल हु आर दे, ये एगो रचना है, याद रखिएगा, ठीक है सर। आगे ले गया, हु आर सुद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल, पवन सिंह। अच्छा, राइज एंड फॉल में गौर लगी ना हो, गजब टीआरपी ऊपर बढ़ेला सब भाई, सुनिएगा ध्यान से। जो भी है, ये रचना है, किनका रचना है सर? भीमराव अंबेडकर का। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, हिंदू वीमेन का मतलब औरतें होता है, महिलाएं होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आदि, ये इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो हमारी किताब में दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। कभी भी पूछ देता है कि एनहिलेशन ऑफ कास्ट किनके द्वारा लिखा गया है? भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है, याद रखिएगा। अगला लिखा गया है सर, हिंदी में उनका संपूर्ण वांग्मय, हिंदी में उनका माने किनका? भीमराव अंबेडकर जी का संपूर्ण वांग्मय, यानी जितनी भी रचनाएं हैं इनकी, इन्होंने जो भी किया है जीवनी, हर एक चीज भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से, कहा से सर? कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय, नाम याद रखिएगा, ये नाम है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वांग्मय, नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितने खंडों में? 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, योगदान इनका क्या रहा? तो जाति प्रथा के विरोध में कार्य किया इन्होंने और सामाजिक समानता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यानी कि समाज में सभी लोग एक समान जीवन जिए। सूर्य भेदभाव नहीं कर रहा है, पृथ्वी भेदभाव नहीं कर रही है, जल भेदभाव नहीं कर रहा है, प्रकृति भेदभाव नहीं कर रही है, तो इंसान में यह भेदभाव कहां से आ गया भाई? तो इन्होंने भेदभाव को दूर करने का काम किया, सबको एक समान करने का काम किया, जाति प्रथा को खत्म करने का काम किया। आप बड़ी जाति है, वो छोटी जाति है, आपके पास 4 गो हाथ है, इसके पास 2 गो हाथ है। जाति प्रथा का हम भी विरोध करते हैं सर, सभी को विरोध करना चाहिए, खास करके आज के जमाने में। जरा सुनिएगा ध्यान से, 12 क्लास में चैप्टर है सर जूठन चैप्टर। कौन चैप्टर है? जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये आत्मकथा है, आप पढ़ेंगे ना सर तो आपके से बता सर, अगर वाकई में एकदम संवेदना के साथ आप पढ़ेंगे तो आपको आंसू आ जाएगा। उन्होंने उसमें रियलिटी को, उन्होंने उसमें अपने कहानी को मेंशन किया है। आपसे बताइए, जो बड़े बड़े जातियों के लोग हैं उनसे काम, मतलब वो जाकर उनके घर पे काम कर रहे हैं, कोई छूट नहीं है।
गाय भैंस सब कर रहे हैं, कोई छूत नहीं है, दूध दूह रहे हैं, उसमें छूत नहीं है, लेकिन उनके घर पे जाकर बैठ कर उनके थाली में खाना खा लेंगे तो छूत हो गया। बर्तन मांज रहे हैं, कोई छूत नहीं है, खाना बना रहे हैं, कोई छूत नहीं है, उसके बाद की प्रक्रिया में उनको छूत दिखाई देती है। जरा सोचिए। तो ये था जाति प्रथा। सोचिएगा, छुआछूत की भावना, इस चीज से लड़ाई किया किन्होंने? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने। आगे देखिएगा, अब अगला पॉइंट लिखा गया है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो पाठ है वो भीमराव अंबेडकर जी के प्रसिद्ध भाषण एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है। याद रखिएगा, ये जो पाठ है वो कहां से लिया गया है? एनहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया है, याद रखिएगा। अब वो बतिया लिखा गया है कि इसको हम भाषण नहीं कह करके इसको हम क्या निबंध क्यों कहेंगे? सुनिएगा ध्यान से। यह भाषण अर्थात जो भाषण है, जो जिसको हम चर्चा कर रहे हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति पाति तोड़क मंडल, याद रखिएगा, जाति पाति तोड़क मंडल, यानी कि जाति पाति को तोड़ने का कोई मंडल, कोई सभा बुलाया गया होगा, जो भी है, लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था। यानी जो अध्यक्ष जी आते वो यही भाषण बोलते हैं, जो भीमराव अंबेडकर जी ने भाषण लिखा था। सुनिएगा ध्यान से। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन क्या हो गया था? स्थगित हो गया, अर्थात सम्मेलन नहीं हो पाया। तो भाषण में कहां से बोला जाएगा? सुनिएगा ध्यान से। और यह पढ़ा ना जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया, कि वो जानते थे कि मैंने जो लिखा एकदम बेजोड़ लिखा और बेहतर लिखा, इससे समाज प्रभावित होगा, इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, उसको अपने पुस्तक में लिख दिया और पुस्तक प्रकाशित हो गया, लोग पढ़ने लगे। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? निबंध बोलेंगे। आपकी किताब में आलेख भी लिखा हुआ है। एनहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किन्होंने किया है सर? ललई सिंह यादव ने किया। अर्थात हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसको हिंदी में अनुवाद करके किन्होंने प्रस्तुत किया है? ललई सिंह यादव। कौन? ललई सिंह यादव। ये कौन जात समझे हो? जो भी है, यहां देखिए। चलिए, इस पाठ के कुछ मुख्य बिंदु पर विचार करेंगे सभी लोग, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मुख्य बिंदु, पश्चिमी देशों में श्रम विभाजन रुचि और योग्यता के आधारित, रुचि और योग्यता पर आधारित है। सुनिएगा, पश्चिमी देश अर्थात जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपीय कंट्री है, सुनिएगा ध्यान से सर, वहां पर जो श्रम विभाजन है ना, काम को इंसान के योग्यता के आधार पर दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ किस पर दिया जाता है? जाति के आधार पर दिया जाता है। इसलिए आज के समय पर जाकर देखिए वो देश कितना विकसित है, और हम आज भी क्या है सर? विकासशील हैं। विकसित नहीं हो पाए। विकसित और विकासशील में अंतर देखना हो तो करेंसी देखना। कौन सी? करेंसी। करेंसी बुझाता है? अमेरिका करेंसी हो जाके 1 रुपया लेकर बताइए, सीधे 85-86 रुपये बन। बात समझिएगा। मैंने एक बात बता रहा है सर, तो इस तरह से देख सकते हैं। तो यहां देखिए, बताइए तो पश्चिमी देशों में काम का विभाजन किसके आधार पर किया जाता है? रुचि और योग्यता के आधार पर किया जाता है, ठीक है? आगे देखिएगा, भारत में श्रम विभाजन जाति आधारित है, जो अन्यायपूर्ण है। जी हाँ सर, भारत में श्रम विभाजन जाति के आधार पर किया जाता है, जो कि एकदम अन्याय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे देखिएगा, जाति प्रथा ने मानवता और एकता की भावना को कमजोर किया है। जाति प्रथा ने मानवता और एकता की भावना क्या किया है सर? कमजोर किया है। याद रखिएगा। आगे लिखा गया है, यह समाज को ऊंच नीच वर्गों में बांटती है। यह समाज को क्या करती है सर? ऊंच नीच वर्गों में बांटती है। जी हाँ सर, जाति प्रथा, जाति जब आएगा ना तो इससे पता चलता, अगर प्रथा होगा कि ऊंचा जाति का है और ये नीचा जाति का है, तो समाज 2 वर्गों में बटा कि नहीं बटा? एक ऊंचे हो गए, एक नीचे हो गए। ध्यान से सुनिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यानी भीमराव अंबेडकर जी ने क्या कहा, कि जाति प्रथा व्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करती है। जी हाँ सर, जाति प्रथा व्यक्ति की आजादी को दमन करती है। ध्यान से सुनिएगा, अगर जाति प्रथा के आधार पर, अगर पेशे के आधार पर अगर आज भी काम को बांटा जाता, तो क्या हम यहाँ पर होते? नहीं होते। क्या आप यहाँ पर होते? नहीं होते। बात समझिएगा सर, जाति के आधार पर अलग जाति के लिए अलग स्कूल होता है, अलग जाति के लिए अलग मार्केट होता है, एक जाति के लोग एक जगह पर जाते पढ़ने, एक जाति के लोग एक काम करते हैं। बात समझिएगा, इंसान को रुचि के आधार पर कार्य करना चाहिए। याद रखिए, हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ लिख करके आज भी जाकर के लोहा पीटे, आज भी जाकर के तेल बेचें, बात समझिए, लकड़ी के काम करें, तो हमारे पढ़ने का कोई फायदा है सर? नहीं फायदा। अर्थात हमें जात में बांध करके रख दिया। लेकिन समाज बदला, आज हम अपने रुचि के आधार पर सर, हम जब पढ़ लिख लिए तो भाई हम टीचिंग करेंगे, हम पढ़ाएंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, हमारा जो मन करेगा वो करेंगे।
जरा सोचिए, हम अपने पेशावर जो कार्य है उससे कितना रुपया कमा सकते हैं, कभी अनुमान लगेगा सर? परिवार भी सही से नहीं चलता है, कुछ समझ में आया? लेकिन अगर अपने पैसे के अनुसार हम चुने तो परिवार का आने वाला 7 पुहत बैठा करके खिला सकते हैं, याद रखिएगा, इतना पैसा कमाया जा सकता है। तो अभी तो खैर समाज बदल चुका है, जो भी ये पहले की बात है, आगे देखिएगा। वे यानी भीमराव अंबेडकर जी समानता, न्याय और भाईचारे की स्थापना के पक्षधर थे। यानी वो चाहते थे कि भाईचारा एकदम कैसा होना चाहिए, किस चीज का मिश्रण होना चाहिए? दूध और पानी का मिश्रण होना चाहिए। अर्थात जिस तरह से दूध में अगर पानी मिला दिया जाए, अच्छा है, पानी में अगर दूध मिला दिया जाए तो एकदम देखिए उसका कैसा होता है, कलर एकदम दूध की तरह हो जाता है। जो भी है इस तरह से भाईचारा होनी चाहिए, जो भी है। आगे देखिए, पाठ का सारांश कम शब्दों में लिखा गया है, ध्यान दीजिएगा, और इसके बाद से इसका क्वेश्चन आंसर लिखा गया है। ठीक है सर, हेडिंग है सारांश, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। क्या लिखा गया है सर? सारांश, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ओके, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक संविधान निर्माता तथा गरीबों के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। ध्यान दीजिएगा सर, पहले ही लाइन में कितनी सारी बातें लिख दी गई हैं, ध्यान दीजिएगा। लिखा गया है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक संविधान निर्माता, अर्थात संविधान के निर्माता कौन है? भीमराव अंबेडकर। और इनको गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है। किनको? भीमराव अंबेडकर जी ने इस पाठ को लिखा है। ठीक है सर, आगे देखिएगा। इस पाठ में लेखक ने हमारे समाज में व्याप्त, यानी जो हमारे समाज में मौजूद जो जाति प्रथा है, इसकी बुराइयों को उजागर किया है। वे कहते हैं कि कुछ लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का रूप मानते हैं। यानी आज भी समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि जाति प्रथा के आधार पर लोगों के कामों को क्या कर देना है? बांट देना है। आगे देखिएगा, परंतु यह गलत है, क्योंकि इसमें एक जाति ऊंची और दूसरी जाति क्या मानी जाती है सर? नीची मानी जाती है। जरा सोचिएगा, आगे देखिए। जाति प्रथा के अनुसार व्यक्ति को अपने जन्मजात पेशे तक सीमित रहना पड़ता है। जाति के अनुसार, अर्थात जो दादा करत रहे वह बाबूजी कैले, अब वह तू करब। ये जाति प्रथा के अनुसार लोगों को पेशा के अनुसार चलना पड़ता है, चाहे उसमें उसकी योग्यता या रुचि हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखिएगा, यह स्थिति व्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता और समाज के विकास में बाधक है। यह स्थिति वाकई में सर समाज में बाधक, समाज कभी इससे डेवलप हो ही नहीं सकता है, समाज कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है, याद रखिएगा, अगर जाति प्रथा से हम लोग आज भी चले तो। आगे लिखा गया सर, लेखक का मत यानी मानना है कि यदि श्रम विभाजन योग्यता और रुचि के आधार पर होगा तो व्यक्ति और समाज दोनों का विकास होगा। सही बात है सर। अब सोचिए, अगर काम को रुचि के आधार पर बांट दिया जाए, हाँ जी आप क्या करना चाहते हैं, आपको किस चीज में मन लगेगा? आता जी सर हम पढ़े लिखे हैं, हमको टीचर बनाइए, हम और भी बच्चों को पढ़ाएंगे। जरा सोचिएगा ध्यान से, समाज बहुत आगे जाएगा। अगर समझिए, मान लीजिए कोनो छोटी जाति का है, बेचारा कमजोर है, एकदम हड्डी है, ओकरा कहो चल सीमेंट हो, एक बोरा सीमेंट धो है, उठाए तो 50 तो सर यहाँ पर गलत है कि नहीं है सर? और उसको मजबूरी है कि वही करना पड़ेगा, तब क्या होगा? इसीलिए रुचि के आधार पर काम को बांटना बहुत जरूरी है। यार सही बात सर, जो इस पाठ को समझेगा ना, उसको वाकई में लगेगा कि समाज जो है, पहली प्रथाएं जो थी कितनी मतलब सर खराब थी। आगे देखिएगा, अच्छा तो आज तू लोग इस चीज का सपोर्ट करेगा? आज के जमाने में कभी नहीं करेगा। अगर ऐसा होता तो तू लोग देखना कि सर एक ही क्लास में, एक ही वर्ग में अलग अलग जाति के लोग बैठे हुए हैं और सभी लोग दूसरे के मित्र हैं, मित्रवत रूप से बैठे हुए हैं। बात समझिएगा, किसी प्रकार का छोटा बड़ा ऊंच नीच नहीं होता है। आगे लिखा गया है, अंत में डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि जाति प्रथा का अंत ही एक स्वस्थ समान और मानवीय समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर सकता है, अर्थात रास्ता बना सकता है। यहाँ सब लोग प्रेम, सम्मान और समानता के साथ रह सके। अर्थात अगर जाति प्रथा खत्म हो जाए, जाति प्रथा को नष्ट कर दिया जाए, तो सभी लोग क्या हो सकते हैं सर? एक व्यापक समाज में वो अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, जहां पर किसी प्रकार का भी भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा समाज में देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आया? ये था पाठ का सारांश। अब चलते हैं सर क्वेश्चन आंसर की तरफ, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आंसर जितने आपकी किताब में है ना, वही क्वेश्चन आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक मैं आपको बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ध्यान सुनिए। आपकी किताब में जितने भी क्वेश्चन आंसर दिया है ना बाबू, उसमें कहीं भी नहीं लिखा गया इसको लघु उत्तरीय कि दीर्घ उत्तरीय है। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी प्रश्न अगर एग्जामिनर चाहे ना
तो आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय में पूछ सकता है। कुछ समझ में आया? इसलिए सभी क्वेश्चन का आंसर उस प्रकार से लिखा गया है। आज सबसे पहली चीज सर कि हिंदी के क्वेश्चन को रटना ना बहुत गलत बात है। रटने की कोशिश मत कीजिएगा सर, खाली पढ़िएगा तो आपको कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन के आंसर को समझ लिया ना, आप आंसर आराम से अपने भाषा में लिख सकते हैं। लेकिन अगर टॉपर बनना है तो तनी बढ़िया से लिखेंगे सर, हैंगा ठीक है, तो तनी नंबर मिलेगा। जो भी है आगे देखिएगा। तो क्वेश्चन के आंसर को उन शब्द लिमिट में लिखा गया है जिससे आपका लघु उत्तरीय भी पूरा होगा। अगर लघु उत्तरीय में दिया गया है किसी क्वेश्चन का आंसर अगर बड़ा लिखा गया है ना, तो आप लास्ट के 2 लाइन काट भी देंगे ना, तो आप लघु उत्तरीय में लिखेंगे तो आपको उसका नंबर क्या हो जाएगा सर, मिल जाएगा। यानी प्रत्येक क्वेश्चन आंसर पे काम किया गया है, पढ़ा गया है, याद रखिएगा, तब जाके आंसर बनाया गया है। कुछ समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है बाबू, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना माने दुख, विडंबना माने दुख, विडंबना माने चिंता। चिंता समझ में आता है? आगे देखिएगा। और विडंबना का आखिर का स्वरूप क्या है? क्वेश्चन समझिए सर, किस चीज की चिंता है लेखक को और इस चिंता का मेन कारण क्या है? ध्यान दीजिएगा, यहां देखिए बोर्ड पर, आंसर समझिए। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिस विडंबना की बात करते हैं वह यह है कि आज के आधुनिक युग में भी समाज में जातिवाद के समर्थकों की कमी नहीं है। यानी आज भी जातिवाद के मानने वाले लोग, उस चीज को सपोर्ट करने वाले लोगों की कमी नहीं है। सभी लोग, आज भी बहुत लोग मानते हैं सर जातिवाद को। अब इसका स्वरूप क्या है तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग जाति प्रथा को श्रम विभाजन का एक रूप मानते हैं। हेलो, जाति प्रथा को सपोर्ट करने वाले लोग तो है नहीं है, और साथ ही साथ लोग ये भी कर रहे हैं कि जाति प्रथा के साथ साथ काम को भी जाति के आधार पर बांट रहे हैं। तो यही है विडंबना का स्वरूप। लिखा गया है सर कि विडंबना का स्वरूप यह है कि लोग जाति को श्रम विभाजन का एक रूप मान लेते हैं, इसे उचित ठहराते हैं, और वो लोग कहते हैं कि यही सही है कि जाति के आधार पर इसको क्या दिया जाए, काम दिया जाए। ए भाई, आप तेलिए चलिए तेल बेचिए, आप लोहार चलिए लोहा पीटिए। बात समझिएगा, अलग अलग काम को जाति के आधार पर बांट देते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी चिंता है और यही इसका स्वरूप है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन समझिएगा। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? क्वेश्चन को समझिए। जितने भी जातिवाद के सपोर्टर हैं, आखिरकार जातिवाद को लोग माने, इस चीज को मनवाने के लिए वो क्या तर्क देते हैं? आखिर मान लीजिए कोई भी चीज आप बोलिएगा कि ये चीज सही है, तो आप कुछ उदाहरण दीजिएगा तब ना लोग मानेंगे कि हाँ जी सही है। तो जितने भी जातिवाद के सपोर्टर हैं वो क्या ऐसा तर्क देते हैं कि लोगों को विश्वास हो जाता है कि ना 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 ये क्या है सर, जातिवाद सही है। तो आप देखते हैं सर वो जो जितने पोषक हैं वो लोग क्या तर्क देते हैं, सुनिएगा। डॉक्टर भीमराव, देखिए मैं क्वेश्चन पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आप लोग क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन आप समझ गए ना तो आप उसका आंसर क्या कर सकते हैं सर, आसानी से लिख सकते हैं। समझ में आया? आदित्य कुमार खड़े हुए थे वहां से, पीछे खड़ा हो, चलते जी में समय नहीं ना तो उतर के बड़ा पीटती बढ़िया। वहां पे खड़ा, एकदम बीच में खड़ा, वहां पे यहां देखिए। तो क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन समझ गए आंसर लिखा जाए। अब क्वेश्चन आप समझ लो, जातिवाद के पोषक का हो गया छुट्टी, नहीं समझ में आएगा। जातिवाद के पोषक का मतलब क्या हुआ? जातिवाद के सपोर्टर, जो लोग जातिवाद को मानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक उसकी उपयोगिता सिद्ध करने के लिए अनेक तर्क प्रस्तुत करते हैं। अब अनेक तर्क में से मान लीजिए अगर ये क्वेश्चन लघु उत्तरीय में आ जाता है, मैंने पहले ही बोला, दीर्घ उत्तरीय में आएगा तो उसको शब्द चाहिए सर। शब्द का मतलब है कम से कम 120 से 150 शब्दों में आपको लिखना ही पड़ेगा, तबे 5 नंबर देगा। अगर लघु उत्तरीय की तरह लिखेंगे तो लघु उत्तरीय की तरह नंबर देगा। बात याद रखिएगा, नंबर कहां पे कट जाता है, यहीं पे कट जाता है। जितने बच्चे टॉपर बन रहे हैं उनका कभी कॉपी देखिएगा, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब दीर्घ उत्तरीय की तरह देते हैं और लघु उत्तरीय प्रश्नों का जवाब लघु उत्तरीय की तरह देते हैं। याद रखिएगा। आगे देखिएगा सर, 1 नंबर क्या तर्क है? तो उनका कहना है, किनका कहना है? जातिवाद के पोषकों का कहना है। ध्यान सुनिएगा, क्या कहना है कि आधुनिक समाज में कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है और जाति प्रथा उसी श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। यानी आधुनिक समाज को विकसित करने के लिए जाति प्रथा के साथ साथ जाति प्रथा के अनुसार श्रम विभाजन काम को भी बांट देना बहुत जरूरी है। बताओ क्या इससे आधुनिक विकास हो सकेगा?
कभी नहीं हो सकेगा सर। आगे देखिएगा, वे मानते हैं कि, यानी जो जातिवाद के सपोर्टर वो मानते हैं कि मनुष्य का पेशा जन्म से ही निर्धारित हो जाता है। अरे भाई, सब भगवान ने बनाया है, आप किस जाति में जन्म लिए सब भगवान की कृपा है, आप जब किस जाति में जन्म लिए तो आप इसी जाति का काम कीजिए। वो मानते हैं कि मनुष्य का पेशा जन्म से ही निर्धारित हो जाता है, इसलिए उसे वही कार्य करना चाहिए जो उसके माता पिता करते आए हैं। ध्यान से सुनिएगा, आगे देखिएगा सर। अगर ऐसा होता तो जितने भी आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी देख रहे हैं, सचिन तेंदुलकर देख रहे हैं, उनके पिताजी क्रिकेट खेलते थे? नहीं खेलते थे सर, बात समझिएगा। लेकिन आज वो क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं खेल रहे? और पूरे भारत नहीं, पूरी दुनिया में उनका नाम है। महेंद्र सिंह धोनी, आपने उसका मतलब फिल्म भी देखा होगा। विराट कोहली, अभी ये बड़े बड़े नाम है, रोहित शर्मा, क्या ये सभी इनके पिताजी क्रिकेट खेलते थे? नहीं खेलते थे। अगर वाकई में समाज के आधार पर बांट दिया जाए, जाति के आधार पर, तो देखिए कहां पर होता। आगे देखिएगा, तीसरा तर्क क्या देते हैं, हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता। हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन, यहां पे धर्म परिवर्तन की बात नहीं किया जाता। पेशा का मतलब होता है काम, पेशा का मतलब क्या होता है सर? काम। और यहां पर जातिवाद के समर्थक किस काम की बात कर रहे हैं? जो उनके जाति से संबंधित है उसी काम की बात कर रहे हैं। सुनिएगा ध्यान सर, तो हिंदू धर्म पेशा परिवर्तन की अनुमति नहीं देता, चाहे वह पेशा व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त ही क्यों ना हो, अर्थात उसको वह काम करने में मन लगे या न लगे, अगर वो काम के छोड़ के दूसरा काम करो तो भगवान तरह के नष्ट कर दिया। हिंदू धर्म बात समझिएगा सर, भगवान आपको बर्बाद कर देंगे, आपको यही काम करना है, आप जिस जाति में जन्म लिए हैं। क्या भगवान ने कभी कह कर ये भेजा है सर? ठप्पा लगा के भेजता है कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं? कोई ठप्पा है? नहीं है। यहां पर आने के बाद ठप्पा लग जाता है। सुनिएगा ध्यान से, आगे देखिए, जातिवादी यह भी कहते हैं, हेलो, जितने भी जातिवादी होते हैं वो यह भी कहते हैं कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति दक्ष हो जाता है। वाह भाई वाह, देखो कितना बढ़िया से फुसला वाला सने, सुनो ना, हमारा के वोट देवो तो तारा जोन को वो तोन हम करे। वाह, अभी अच्छा वोट के सीजन चलता है, सब वोट वाला एग्जांपल आगे देंगे। नहीं सर, सुनिएगा, जातिवाद के जितने भी समर्थक है ना, वो क्या कहते हैं सुनिएगा, कि परंपरागत पेशे में व्यक्ति, यानी जो तार बाबूजी काम करते रहे, अगर तू उहे काम करबो तो एकदम एक्सपर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हो। आगे देखिएगा सर, हाँ ये तो बात सही है सर, कोई आप दुनिया का कोई भी काम कीजिए, अगर आप उसको निरंतर 3-4-5 महीना कर लिए ना तो आप उसमें एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। आगे देखिएगा, लेकिन ये क्या कहते हैं सर, जो तार माता पिता करते नहीं करबो तो ज्यादा एक्सपर्ट हो जाएगा, इसलिए यह व्यवस्था उपयोगी है। उनका अंतिम तर्क है कि जाति प्रथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है और समाज में अराजकता नहीं फैलने देती है। अराजकता नहीं फैलने देती है सर, बहुत ज्यादा अराजकता फैलती है जाति प्रथा। पूछिए क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति छोटा जाति का है वो कम, जो काम कर रहा है उसकी अर्निंग कम हो रही है, उसका घर भी बेहतर नहीं होगा, उसके बाल बच्चे भी बेहतर नहीं होंगे, तो बड़ा व्यक्ति देखकर उसको हंसेगा कि नहीं हंसेगा? और जब उस पर हंसेगा तो व्यक्ति क्या करेगा? ले मारा मारी शुरू हुई तो अराजकता नहीं फैलेगा? अराजकता फैलेगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, वही वाला क्वेश्चन है सर, सुनिएगा, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है? अर्थात ऊपर वाले में आंसर में जितनी भी तर्क दिए गए थे उसमें लेखक क्या आपत्ति दर्ज करते हैं, क्या मतलब कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? तो ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर कई तार्किक आपत्तियां व्यक्त की हैं। सर सुनिएगा ध्यान से, आइए देखते हैं एक एक करके। अगर लघु उत्तर में आता है तो खाली हेडिंग बना करके आप चल सकते हैं। कौन कौन? तो जाति प्रथा दोषपूर्ण व्यवस्था है, इससे मनुष्य की स्वेच्छा और योग्यता पर नहीं बल्कि जन्म पर, यह जो होता है मनुष्य की स्वेच्छा और योग्यता पर नहीं बल्कि जन्म पर आधारित होता है। शॉर्टकट में इस तरह लिख सकते हैं, लेकिन वाक्य लिखने से वाक्य परिपूर्ण होता है और सामने वाले व्यक्ति को समझ में आता है। ध्यान दीजिएगा, जाति प्रथा दोषपूर्ण व्यवस्था है, इसमें दोष है क्योंकि यह मनुष्य की स्वतंत्रता और समानता को क्या कर देता है? नष्ट कर देता है। मजबूरी में लोग काम करते हैं। आगे देखिएगा, इसमें श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा और योग्यता पर नहीं बल्कि जन्म पर आधारित कर दिया जाता है। काम का विभाजन किसके आधार पर कर दिया जाता है? जन्म के आधार पर, रुचि के आधार पर, योग्यता के आधार पर नहीं किया जाता है। आप कितने हट्टे कट्टे हैं, आप कितने पढ़े लिखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जिस जाति के हैं वही काम करें। जाति प्रथा में व्यक्ति की रुचि, योग्यता और भावना का कोई स्थान नहीं होता। याद रखिए सर। हाँ सर, जाति प्रथा मैंने अभी बोला ना, आप कितने हट्टे कट्टे हैं, आपका क्या मन है, आप क्या करना चाहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। आगे देखिए, यह व्यवस्था आर्थिक दृष्टि से हानिकारक है। हाँ सर, इससे अर्थव्यवस्था में कमी आती है।
अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ जाती है, याद रखिएगा। संदीप कुमार खड़े हो जाइए, आप प्लीज खड़े हो जाइए। संदीप कुमार आप खड़े हो जाइए। आर्थिक दृष्टि से वाकई में सर ये हानिकारक, इससे अर्थव्यवस्था में कमी आती है, कहीं वृद्धि नहीं होती है, क्योंकि व्यक्ति अपने मनपसंद कार्य में योगदान नहीं दे पाता है। जो कार्य मन से नहीं किया जाता है वो कार्य कैसा होता है आप लोग जानते करते हैं। तो मन से जो है तू पढ़े बढ़े तो ये खूब बढ़िया से पढ़ो, लेकिन जो है मन ना करी जबरदस्ती पढ़बो तो हम कितना भी कोशिश कर लेंगे तो आप कभी नहीं पढ़िएगा यार। उसने तुम लोग को बोले थे कि तुम लोग घर जाना है, तुम लोग चला जाए। आगे देखिएगा, जाति प्रथा मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा और आत्मशक्ति को दबा देती है, जिससे वह निष्क्रिय और निर्भर बन जाता है। यदि वो व्यक्ति चाह कर भी काम नहीं कर पाता है सर जो वो करना चाहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती? आखिरकार जो जाति है, जाति के आधार पर समाज को बांटना, जाति के आधार पर काम को बांटना, ये भारतीय समाज में श्रम विभाजन का यानी काम के बंटवारे का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? आंसर देखिए सर, कितना बढ़िया लिखा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप नहीं कही जा सकती है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि, योग्यता और स्वतंत्रता इच्छा पर आधारित नहीं होती है। इतना भी लिखेंगे ना तो आपको 2 नंबर ये मिल जाएगा। लेकिन आगे देखिए इस क्वेश्चन को और क्वेश्चन के आंसर को और बेहतर कैसे बनाया गया। इसमें व्यक्ति को केवल जन्म के आधार पर पेशा अपनाने को क्या कर दिया जाता है सर? बाध्यता होती है। याद रखिएगा, जाति प्रथा में लिखा जाएगा पॉइंट, जब तक व्यक्ति को अपनी क्षमता और रुचि के अनुसार कार्य चुनने की स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक सच्चे अर्थों में श्रम विभाजन संभव नहीं हो सकेगा और ना ही एक अच्छे समाज का विकास हो सकेगा। जरा सोचिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का, जाति के आधार पर काम को बांटना, तो बेरोजगारी नहीं बढ़ेगा। बेरोजगारी किसे कहते हैं? काम नहीं मिलना को बेरोजगारी कहते हैं। गलतफहमी में आज बेरोजगारी का परिभाषा याद कर ले। यदि किसी इंसान को उसके रुचि, उसकी योग्यता के आधार पर काम अगर नहीं मिलेगा ना, तो ये भी बेरोजगारी का ही रूप होता है, याद रखिएगा। वह व्यक्ति जो 50,000 रुपये कमा सकता है लेकिन जाति प्रथा के आधार पर 5,000 रुपये कमा रहा है, ये भी बेरोजगारी है। अपने घर परिवार को एक बेहतर जिंदगी दे सकता था लेकिन खाली खिला पिला रहा है, जीवन जी रहा है, ये भी बेरोजगारी है। याद रखिएगा, खाली काम मिल जाना बेरोजगारी खत्म होना ये नहीं होता है। कमा तो सभी लोग रहे हैं, काहे सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भर रहे हैं? सभी लोग नहीं कमा रहे हैं, हम नहीं कमा रहे हैं, पढ़ा रहे तो कमा सभी लोग रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं हम बेरोजगार हैं, हम बेरोजगार हैं, बेरोजगार हैं। सुनिए, तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि सुनिएगा ध्यान से, यह व्यवस्था व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक निश्चित पेशे में बांध देती है, भले ही वह कार्य उसके लिए अनुपयुक्त या अपर्याप्त क्यों न हो। इससे कोई लेना देना नहीं होता है। एक तरह से आप अनुमान लगाएंगे ना तो सभी क्वेश्चनों में आंसरों को लगभग सेम लिखा गया है, खाली तनी सब वाक्य इधर उधर शब्द इधर बदला गया है। आगे है सर, यदि किसी व्यक्ति को अपने पारंपरिक पेशे से जीवन निर्वाह संभव न हो तब भी उसे पेशा बदलने की स्वतंत्रता नहीं मिलती है। ये जाति प्रथा के अंतर्गत होता है, तो भारत में बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। इस प्रकार जब व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार नया कार्य नहीं अपना सकता तो बेरोजगारी और आर्थिक असमानता क्या होती है सर? बढ़ती है। अर्थात मन के आधार पर काम मिलना, रुचि के आधार पर काम मिलना ही बेरोजगारी को खत्म कर सकता है। और जाति प्रथा जब होगा तो क्या इस प्रकार की व्यवस्था बन पाएगी? क्या मन और रुचि के आधार पर काम मिल पाएगा? कभी नहीं मिल पाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जाति प्रथा है जो है वो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, लेखक आज के उद्योगों में यानी आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानता है और क्यों? तो इसका आंसर तो एक शब्द में हो जाएगा सब, जाति प्रथा। जाति के आधार पर काम को बांटना। ध्यान सुनिएगा, आज के जमाना में कह सकते हैं कि गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या है। क्या है? तो यहां देखिए क्या है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या यह है कि लोग ऐसे कार्य करते हैं जिनमें उनकी रुचि नहीं होती है, वे केवल व्यवस्था
या परंपरा के कारण उन कार्यों में लगे रहते हैं, या कह सकते हैं कि वे जाति प्रथा के कारण उन कार्यों में क्या किए होते हैं सर, लगे होते हैं। लिखा गया है, ऐसी स्थिति में मनुष्य अपने काम के प्रति उदासीन हो जाता है, मन से काम नहीं कर पाता है, जिससे उसकी कार्य कुशलता और उत्पादकता दोनों घट जाती है। याद रखिएगा, किसी काम को और मन से कीजिएगा ना तो काम बड़ा जल्दी पूरा होगा, बिना मन के कीजिएगा ना तो एक दिन के काम क दिन में करबो, 2 दिन में करबो। याद रखिएगा, तो इससे क्या उद्योगों में विकास होगा और कमी होगा। जिस काम को एक दिन में करके 400 रुपया लगता है, वही काम कोई व्यक्ति 2 दिन में कर रहा है तो कितना रुपया लगा, 800 रुपया लगा। अधिक लगा कि नहीं लगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसके बाद एक और क्वेश्चन है। लेखक ने यानी भीमराव अंबेडकर जी ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं को से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। कौन से ऐसे पहलू हैं जिससे उन्होंने साबित किया है कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, लेखक ने पाठ में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में निम्नलिखित पहलुओं से प्रस्तुत किया है। 4, ध्यान दीजिएगा, श्रम विभाजन के पहलू से, आर्थिक पहलू से, तकनीक के पहलू से, लोकतंत्र के पहलू से। लघु उत्तरीय में आता है, खाली हेडिंग बना करके छोड़ देंगे, माने चारों लिख देंगे, काम खत्म, मिल जाएगा। लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय में आता है तो ऐसे लिखेगा, चाहे लघु उत्तरीय में भी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इस चीज को मेंशन यानी इस चीज को व्याख्या कर दिया गया है। अर्थात श्रम विभाजन के पहलू से उन्होंने कैसे बताया है कि जाति प्रथा एक हानिकारक प्रथा है। ध्यान सुनिए, तो जाति प्रथा ने श्रम को यानी काम को, श्रम माने काम को जन्म से बांट दिया, जिससे व्यक्ति की योग्यता और रुचि का विकास नहीं हो सका। आगे देखिएगा, आर्थिक पहलू से यानी पैसा से संबंधित सुनिएगा, जाति प्रथा ने समाज के एक बड़े वर्ग को आर्थिक के रूप में पिछड़ा बना दिया और एक वर्ग को सबसे ज्यादा अमीर बना दिया। बात समझिएगा, एक वर्ग को खूब अमीर बना दिया और एक वर्ग को एकदम गरीब बना दिया। तो ये हानिकारक प्रथा नहीं है सर। आगे देखिएगा, तकनीक के पहलू से, तकनीक का मतलब टेक्नोलॉजी होता है। क्या होता है सर, टेक्नोलॉजी। सुनिएगा, जाति प्रथा ने नई तकनीक और विज्ञान के विकास को बाधित किया है। नई नई टेक्नोलॉजी जो आती थी ना, सबसे पहले बड़े जाति के पास अमीर लोग अपने पास लाते थे, अब छोटे छोटे लोगों को मिल भी नहीं पाता था, जरा सोचिए। आगे लिखा गया है, लोकतंत्र के पहलू से, हाँ, जाति प्रथा ने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों को क्या कर दिया है सर, कमजोर कर दिया है। याद रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप एग्जाम में पूछ सकता है, दीर्घ उत्तरीय में। याद रखिएगा, सुनिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं का आवश्यक माना है, अर्थात हम एक सच्चा और एक बेहतर लोकतंत्र कैसे स्थापित कर सकते हैं, और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। सुनिएगा ध्यान से, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अनुसार सच्चे लोकतंत्र की स्थापना केवल राजनीतिक व्यवस्था से नहीं होती, हेलो, खाली राजनीतिक नेताजी आगे जिंदाबाद जिंदाबाद नहीं होती, बल्कि उसके लिए सामाजिक और मानवीय गुणों की भी आवश्यकता होती है। पूरे समाज को एक साथ आना पड़ता है। सुनिएगा ध्यान से, उन्होंने इसके लिए निम्नलिखित विशेषताओं को आवश्यक बताया है। तो कौन कौन सी विशेषता है सर, तो ध्यान से सुनिएगा। समाज में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व यानी भाईचारा की भावना का विकास होना चाहिए। अर्थात जिस दिन हम सभी लोग एक दूसरे के साथ भाईचारा यानी भ्रातृत्व की भावना से रहने लगे ना, उस दिन समाज में सबसे पहला चीज होगा कि झगड़ा खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं सर, लोगों के बीच दूध और पानी के मिश्रण जैसा भाईचारा होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है सर, लोगों के बीच भाईचारा कैसा होना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण जैसा होना चाहिए, जिसमें कोई भेदभाव न रहे। आगे देखिएगा, समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी आवश्यक परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरी छोर तक तुरंत पहुंच सके। लेकिन जाति प्रथा में केवल बड़ी जाति को मिल जाता है और छोटी जाति एकदम नीचे रह जाता है। याद रखिएगा, समाज को 2 वर्ग में बांट देता है। आगे बढ़ते हैं, समाज के सभी वर्गों के हितों में समान भागीदारी हो। हित का मतलब होता है भलाई। अगर समाज के लिए कोई काम हो रहा है ना, अगर समाज को आगे बढ़ाने के लिए कोई काम हो रहा है ना, तो सभी लोग एक समान उस काम को आगे बढ़ाने में जोर दे, सहयोग दे। सब अपने अधिकारों व कर्तव्य के प्रति क्या रहे सर, सजग रहे, अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखे, तब एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हो सकेगी। सामाजिक जीवन में अबाध संपर्क और संवाद के पर्याप्त साधन और अवसर उपलब्ध हों, यानी सभी लोग एक दूसरे से मिल सके, एक दूसरे के बारे में जान सके, एक दूसरे का सहयोग कर सके, तब एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना हम कर सकते हैं। इसमें पॉइंट लिख दिया गया है, इस प्रकार इन विशेषताओं से युक्त समाज में ही सच्चे लोकतंत्र की स्थापना क्या हो सकती है सर, संभव हो सकती है।
इस प्रकार आज हम लोगों ने इस पाठ का हम लोगों ने लेखक के बारे में पूरा का पूरा पढ़ लिया है। ध्यान दीजिएगा सर, ऑब्जेक्टिव में उससे बाहर कभी नहीं पूछेगा। और पाठ के कुछ मुख्य बिंदु हमने देखा, सारांश पढ़ा, और आपके किताब में जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आज ही शाम को आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो, ये जितने भी आप ऑब्जेक्टिव यहाँ पे देख रहे हैं ना, सब पाठ से रिलेटेड आपके एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। हर एक चीज रेडी है सर, आपके पास पहुंच जाएगा। आज का होमवर्क सुनिए क्या है। आपको लेखक के बारे में लिख लेना है, लेखक परिचय, और यहां देखिए, और पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर सभी लोग लिख लेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, गाते रहे, गुनगुनाते रहे और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं कल यहीं पर इसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।